नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो रहने वाली है क्योंकि ये चैनल की सबसे पहली Q&A वीडियो है जिधर मोस्टली बात करेंगे फाइटिंग की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जिधर सुशांत वर्मा का ये पूछना है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कौन सी ईयर में रिटायर होगा और क्या वो डबल चैंपियन बन सकता है। तो अभी अगर अलेक्जेंडर की हम एज देखें तो अलेक्जेंडर अभी 35 ईयर्स का है, जिसका मतलब ये है कि अभी तो अलेक्जेंडर प्राइम में है, बट वो प्राइम के लेटर एंड में पहुंच चुका है। बट जिस वजह से अलेक्जेंडर फाइट करता है, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि अलेक्जेंडर किसी भी फंडामेंटल में थोड़ा नीचे जा रहा है। लाइक उसकी मूवमेंट स्लो हो रही है, उसकी पंचिंग पावर डिक्रीज हो रही है, ऐसा मुझे अभी तक कुछ नहीं दिखा। इसीलिए मुझे लगता है कि जब तक अलेक्जेंडर 38 इयर्स का नहीं हो जाता, वो डेफिनेटली फाइट करने वाला है। तो एस्टिमेट रख लो लाइक 2026 तक तो अलेक्जेंडर फाइट करेगा। अब इसी का जो फॉलो अप क्वेश्चन था वो ये था कि क्या अलेक्जेंडर डबल चैंपियन बन सकता है। आई डू थिंक अलेक्जेंडर डबल चैंपियन बन सकता है, बट उसके लिए दो में से कोई एक चीज होनी चाहिए। सबसे पहली है या तो चार्ल्स ओलिवेरा इस्लाम महाचेव को डिफीट कर दे, ऐसा नहीं हुआ तो फिर अलेक्जेंडर को इस्लाम महाचेव की वेट करनी होगी। अलेक्जेंडर को तब तक वेट करनी होगी जब तक इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में नहीं चले जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दो लोगों ने सेम पूछा है, जिधर लव हेट और पवन गतराज का सेम क्वेश्चन है, जहां दोनों ने ये पूछा है कि फ्रांसिस नगानू और जॉन जोन्स में कौन जीतेगा। तो रिसेंटली अभी मैं इस क्वेश्चन के आंसर को एडिट कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले कवर कर लिया था जब फ्रांसिस नगानू और टाइसन फ्यूरी की फाइट नहीं हुई थी। बट अब क्योंकि ये फाइट हो चुकी है, जिधर हम सब ने देखा कि फ्रांसिस नगानू ने कितना बेटर परफॉर्म किया है, तो इसीलिए मुझे ये चीज मेंशन करनी थी। अगर हम इन दोनों फाइटर्स की यूएफसी में बात करते हैं जिधर ये एमएमए रूल्स के साथ फाइट करें, तो आई थिंक जॉन जोन्स फ्रांसिस नगानू को डिफीट कर देगा। ऑब्वियसली फ्रांसिस नगानू का वो बिग पंच तो रहने वाला है, जिधर जॉन जोन्स तो क्या, अगर उसने किसी भी फाइटर पे लैंड कर दिया तो वो फाइटर डेफिनेटली नॉकआउट होगा। बट ओवरऑल अगर फाइट को देखें तो जॉन जोन्स के ओवरऑल स्किल्स बहुत बेटर है। लाइक उसके पास बेटर स्ट्राइकिंग है, उसके पास बेटर ग्रैपलिंग है, उसके पास बेटर जुजुत्सु है, ऑलमोस्ट हर चीज में जॉन जोन्स बेटर है। बट अगर सिर्फ रॉ पावर की बात करें तो वो फिर फेवर करता है फ्रांसिस को, और ये तो फिर एक्चुअल फाइट में पता चलेगा कि फ्रांसिस नगानू उस रॉ पावर से क्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एटीबी से, जिधर एटीबी का ये पूछना है कि लाइटवेट डिवीजन का फ्यूचर क्या है जब इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाएगा। आई थिंक जस्ट लाइक अभी वेल्टरवेट डिवीजन में हो रहा है, जिधर जैसे ही कमार उस्मान डीथ्रोन हुआ, हमने बहुत ज्यादा फाइटर्स को देखा राइज करते हुए। एग्जैक्टली वैसा लाइटवेट डिवीजन में होगा अगर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर गया। फेदरवेट डिवीजन से अलेक्जेंडर आ जाएगा, मे बी मैक्स ऑलिवे भी आ जाए, और जो अभी लाइटवेट डिवीजन में लाइक डस्टिन, जस्टिन, चार्ल्स ओलिवेरा, इन सब के बीच में तो कंपटीशन रहेगा। बट इन्हीं के साथ फाइटर्स लाइक अरमान सरूकियन, मैथ्यूज कैमरॉट, ये सब भी टॉप में राइज कर जाएंगे और फिर से लाइटवेट डिवीजन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अभी अगर हम देखें तो नोटिस करने वाली बात है कि लाइटवेट डिवीजन में अब थोड़ा सा डिप आ गया है। यही सेम फ्लाईवेट डिवीजन जब डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन था, वेल्टरवेट डिवीजन जब कमारू उस्मान था, मिडिलवेट डिवीजन जब इजराइल अदसानिया था, यहां पर भी एग्जैक्टली हमने यही देखा था। बट जैसे ही डोमिनेट चैंपियंस डिफीट हुए या फिर मूव ऑन कर गए, तो अब हम देख सकते हैं कि ये सारी डिवीजन्स कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग हो गई हैं। तो एग्जैक्टली यही होगा लाइटवेट डिवीजन के साथ। अगर कोई इस्लाम महाचेव को डीथ्रोन कर देता है या फिर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन में मूव कर जाता है। एंड ऑल्सो जब फ्यूचर की बात लगी है तो डेफिनेटली 1-2 सालों में हम उस्मान नूरमागोमेडोव को भी देखेंगे यूएफसी में एंटर होते हुए। तो अभी जो लाइटवेट डिवीजन में एंटरटेनमेंट है वो आने वाले सालों में और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंडो एसपी ने, जिधर उसका ये पूछना है कि हमजा चिमाएव का प्लान है ट्रिपल चैंपियन बनने का, और दूसरी तरफ से इस्लाम महाचेव भी वेल्टरवेट डिवीजन में आ रहा है। तो अगर इन दोनों की फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीतेगा। ये चीज मैं पहले ही बोल देता हूं कि अब मुझे नहीं लगता कि हमजा चिमाएव 170 में फिर से फाइट कर सकता है। बट इस क्वेश्चन के सेक से चलो मान लेते हैं कि हमजा चिमाएव वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करता है और वो फाइट करने वाला है इस्लाम महाचेव से। ये काफी इंसेन फाइट है, बट क्योंकि फाइट वेल्टरवेट डिवीजन में, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव हमजा चिमाएव को डिफीट कर देगा। वेल्टरवेट डिवीजन के ऊपर कोई भी डिवीजन ले लो, उन डिवीजन्स में इस्लाम महाचेव हमजा चिमाएव को नहीं हरा सकता। बट ये वेल्टरवेट डिवीजन एक ऐसी डिवीजन है जिधर हमजा चिमाएव सबसे वीक होगा और इस्लाम महाचेव सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर वेल्टरवेट डिवीजन में इस्लाम महाचेव ने फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर लिया तो ये हमजा चिमाएव के लिए बहुत लंबी फाइट रहने वाली है। डेफिनेटली हमजा चिमाएव फर्स्ट राउंड में एक्सप्लोसिव होगा, बट इसी के साथ उसने इतने ज्यादा वेट को कट किया होगा कि अगर वो इस्लाम महाचेव को फर्स्ट राउंड में फिनिश नहीं करता है तो वो डेफिनेटली इस फाइट में गैस आउट हो जाएगा और फिर इस्लाम महाचेव के लिए ये फाइट बहुत इजी हो जाएगी। तो ओवरऑल वेल्टरवेट डिवीजन में आई डू थिंक कि इस्लाम महाचेव हमजा चिमाएव को डिफीट कर देगा।
और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिधर विजय स्वामी ने पूछा है कि क्या चार्ल्स ओलिवेरा लाइटवेट डिवीजन का नेक्स्ट चैंपियन बन सकता है। अब नेक्स्ट चैंपियन का मतलब है कि चार्ल्स ओलिवेरा को चाहिए होगा कि वो इस्लाम महाचेव को नेक्स्ट फाइट में डिफीट कर दे। अब ये चीज ओलिवेरा के लिए मुश्किल तो बहुत है, स्पेशली जिस वजह से फर्स्ट फाइट गई, बट जो फाइटर इस्लाम महाचेव को डिफीट कर सकता है मेरी ओपिनियन में वो फाइटर है चार्ल्स ओलिवेरा। ओलिवेरा के पास मेरी ओपिनियन में हर एक वो स्किल है जिससे कि वो इस्लाम महाचेव को काउंटर कर सकता है, बट प्रॉब्लम इधर ये आई कि जब दोनों की फाइट हुई तो फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा पूरी तरह से डोमिनेट हो गया। तो इसीलिए दोनों के ऑन पेपर तो स्किल्स मैच करते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस्लाम महाचेव को सिर्फ 2 राउंड्स लगे चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिट करने में। इसीलिए मुझे लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा नेक्स्ट लाइटवेट चैंपियन नहीं बन पाएगा। मे बी फ्यूचर में बन जाए, बट इस्लाम महाचेव के बाद बनना मुश्किल है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है माधुरी भमारे ने, जिधर उसका ये क्वेश्चन है कि अंशुल जुबली की नेक्स्ट फाइट कब होगी। ऐसा सेम क्वेश्चन गुड्डू ने भी पूछा है। मेरी ओपिनियन में अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट को टाइम लेने वाला है, क्योंकि जस्ट अभी उसकी फाइट हुई थी और फाइट के रिजल्ट के बारे में हम सब जानते हैं कि वो अंशुल जुबली के फेवर में नहीं गया। इसीलिए मुझे लगता है कि अंशुल जुबली थोड़ा सा टाइम लेने वाला है और उसके बाद ही अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा। ओपोनेंट कौन होगा इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बोल सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अंशुल जुबली के बारे में है, जिधर पीयूष का ये पूछना है कि अंशुल जुबली को इंस्पिरेशन के तौर पर कैसे देखते हो। तो जैसे अंशुल जुबली ने यूएफसी में फाइट करके इंडिया के नाम को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा है, ब्रो मेरे हिसाब से तो अंशुल जुबली हम सब इंडियंस के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम देखें तो जब यूएफसी की बात होती थी तो कोई भी इंडिया का नाम नहीं लेता था, बट जैसे अभी हमने देखा कि जब अंशुल जुबली की फाइट होनी थी तो पूरे यूएफसी में यूएफसी के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो तक अंशुल जुबली और इंडिया के बारे में मेंशन कर रहे थे। तो ये नॉट ओनली इंडिया को फॉरेन की आइज के सामने लाता है, बल्कि विद इन इंडिया भी काफी ज्यादा हेल्प करता है पूरी एमएमए कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। हम खुद ही देख सकते हैं कि जब से अंशुल जुबली ने रोड टू यूएफसी को जीता है, इंडिया में कितनी ज्यादा बात होने लग पड़ी है यूएफसी के बारे में। मेरे खुद के फ्रेंड्स जो यूएफसी को नहीं देखते थे वो तक अंशुल जुबली के बारे में जानते हैं और उन्होंने भी अंशुल जुबली की फाइट को देखा। तो अंशुल जुबली इफेक्ट तो सच में रियल है। मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा देखे जो अब यूएफसी को देखने लग पड़े हैं जस्ट बिकॉज अंशुल जुबली यूएफसी में है। तो इसीलिए मैं फिर से बोलूंगा कि अंशुल जुबली पूरी इंडियन एमएमए कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि अंशुल जुबली के यूएफसी में साइन होने के बाद जो इंडिया में यूएफसी का क्रेज आया है वो बहुत ज्यादा इंसेन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुशांत एमएमए और डीबी स्टार गेमिंग का यही क्वेश्चन है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन एमएमए क्या है। तो जस्ट अभी जैसे मैंने बात की कि अंशुल जुबली के बाद एमएमए को लेकर इंडिया में बहुत ज्यादा बूम आया है, तो आई रियली थिंक कि हम और ज्यादा यंग जनरेशन को देखने वाले हैं एमएमए में एंटर होते हुए, जो ऑटोमेटिकली इंडियन एमएमए को ऊपर लेके जाएगा। ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी इंडियन एमएमए स्किल वाइज बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे है, बट अगर हम फ्यूचर में और ज्यादा इंडियन फाइटर्स को देखें यूएफसी में एंटर होते हुए तो डेफिनेटली स्किल लेवल और ज्यादा इंक्रीज होगा और हम स्लोली इस गैप को कवर कर सकते हैं, क्योंकि जितने इंडियन फाइटर्स यूएफसी में होंगे उतनी ही यंग जनरेशन और ज्यादा इंस्पायर होगी और इस स्पोर्ट के बारे में इंडिया में और ज्यादा बात होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य चौधरी का, जिधर उसका ये पूछना है कि हु इज माय फेवरेट लाइट वेट डिवीजन फाइटर और मेरी पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स क्या है। तो मेरा लाइट वेट डिवीजन का जो फेवरेट फाइटर है वो है एल कुकुई द बूगी मैन टोनी फर्ग्यूसन, बट टू बी ऑनेस्ट आई रियली वांट कि अब वो रिटायर हो जाए। अब इसके बाद पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स के बारे में बात करें तो मेरे टॉप 5 में नंबर 1 रहेगा इस्लाम महाचेव, नंबर 2 रहेगा जॉन जोन्स, नंबर 3 रहेगा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इसके बाद आई थिंक जो ऑफिशियल लिस्ट में वही मेरे हैं, जिधर मैं नंबर 4 पर लियोन एडवर्ड्स को रखूंगा और नंबर 5 पर चार्ल्स ओलिवेरा को रखूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एमएमए सीके ने, जिधर उसने ये पूछा है कि वन थिंग यू लाइक अबाउट यूएफसी एंड वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट यूएफसी। एक चीज जो मैं लाइक करता हूं यूएफसी के बारे में वो डेफिनेटली ये रहने वाली है कि यूएफसी बाकी फाइटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नंबर 1 है। अगर तुम्हें वर्ल्ड के बेस्ट फाइटर्स देखने हैं या फिर अगर तुम्हें वर्ल्ड की बेस्ट फाइट्स देखनी है, वेलकम टू यूएफसी। फाइटर्स की मैच मेकिंग ले लो, लेवल्स ले लो फाइटर्स का, ये सब आई थिंक बाकी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ऊपर है। इसलिए अगर तुम्हें हाई लेवल की एंटरटेनिंग फाइट्स देखनी है तो मेरे लिए यूएफसी नंबर 1 प्लेस है। मैंने सच में ट्राई किया था वन चैंपियनशिप और बेलेटॉर को फॉलो करने का, बट यूएफसी की जो हाई लेवल चैंपियनशिप फाइट्स होती हैं उनको जब मैं कंपेयर करता हूं लाइक बेलेटॉर या फिर वन एफसी से, तो पर्सनली मुझे लगता
लगता है कि इनका लेवल बहुत नीचे है और यूएफसी का लेवल बहुत ऊपर है। अब क्योंकि सिर्फ एक ही चीज बोली थी लाइक करने की, इसीलिए मैंने थोड़ा सा जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अब इसके बाद वन थिंग आई हेट अबाउट यूएफसी वो डेफिनेटली रहेगा यूएफसी के पुराने रूल्स। सच में इस रूल को मैं बहुत हेट करता हूं कि अभी भी एक ग्राउंडेड ओपोनेंट पर नीज को थ्रो नहीं कर सकते। बेलेटोर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट वन एफसी ने इस रूल को चेंज कर दिया है। बट पता नहीं क्यों अभी भी यूएफसी में ये रूल है कि अगर ओपोनेंट की एक भी नी ग्राउंड में हुई तो फिर ओपोनेंट अपनी नी उस पर लैंड नहीं कर सकता। एक तो ये रूल है और एक दूसरा रूल है 12 to 6 एल्बोस का। बैक ऑफ दैट समझ आता है, ग्रॉइन शॉट समझ आते हैं, आई पोक समझ आते हैं, बट ये ग्राउंडेड ओपोनेंट को नी ना थ्रो करना और 12 to 6 एल्बोस को बैन करना ये मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि जब फाइटर्स फाइट कर रहे हैं तो उनको फाइट करने दो। तो आई डेफिनेटली थिंक कि यूएफसी को चाहिए कि वो एथलेटिक कमीशन पे प्रेशर डाले और इन दोनों रूल्स को अनबैन करवाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रॉबर्ट विटेकर ने, जिधर उसका ये पूछना है कि मेरे टॉप 5 फेवरेट फाइटर्स कौन है। और अगर बात करें इस्लाम महाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा की तो दोनों में से ज्यादा लाइकेबल फाइटर कौन है। अब क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक नहीं है कि टॉप 5 फेवरेट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम या फिर करंटली अभी जो फेवरेट फाइटर्स हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि करंटली की बात हो रही है। अब टोनी फर्गसन का नाम मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इसीलिए अगर टोनी फर्गसन को हटाकर अगर मैं बात करूं तो करंटली अभी जो मेरे यूएफसी के अंदर टॉप 5 फेवरेट फाइटर्स हैं वो अगर मैं डिवीजन वाइज नाम लूं तो चार्ल्स ओलिवेरा, कोबी कविंटन, हमजा चिमाएव, एलेक्स परेरा और जॉन जोन्स। अब इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम महाचेव में से कौन सा फाइटर ज्यादा लाइकेबल है। अब मैं बाकी लोगों के बारे में तो नहीं बोल सकता, बट मुझे चार्ल्स ओलिवेरा ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू इस्लाम महाचेव। नॉट ओनली इस्लाम महाचेव बट पूरी लाइटवेट डिवीजन में अभी चार्ल्स ओलिवेरा मेरा फेवरेट फाइटर है। आई हैव टू गिव इट टू चार्ल्स ओलिवेरा क्योंकि जब से मैंने चार्ल्स ओलिवेरा की डॉक्यूमेंट्री देखी है कि वो पहले क्या था और उसने कहां से राइज किया है, मेरे लिए देयर इज नो डाउट कि चार्ल्स ओलिवेरा सबसे ज्यादा लाइकेबल फाइटर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हबीब ने, जिधर उसका ये पूछना है कि दागिस्तान वालों का सीक्रेट क्या है। आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा स्पेशल सीक्रेट है जो दागिस्तान वाले करते हैं। तो अब ये चीज है क्या? तो ये चीज बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि अर्ली एज से दागिस्तानी लोग मिक्स मार्शल आर्ट्स में हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हार्डवर्क तो सारे लोग करते हैं, बट दो चीजें जो दागिस्तान को अलग बनाती हैं उनमें से सबसे पहला ये है कि दागिस्तान वालों ने अपनी रेसलिंग को इस वे से फॉर्म कर लिया है कि वो हेवीली फेवर करती है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। दागिस्तान स्टाइल ऑफ रेसलिंग वर्सेस अमेरिकन स्टाइल ऑफ रेसलिंग जो यूएफसी में या फिर इन जनरल मिक्स मार्शल आर्ट्स में यूज होती है, इनमें डिफरेंस ये है कि जो अमेरिकन रेसलिंग है वो बहुत ही ज्यादा मैच करती है ओलंपिक रेसलिंग से, बट जब दागिस्तानी रेसलिंग की बात आती है तो मेरी ओपिनियन में दागिस्तानी रेसलिंग इसलिए बेस्ट है क्योंकि इस टाइप की रेसलिंग बनी ही मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए और ये सबसे ज्यादा बेस्ट भी वर्क करती है एमएमए में। अमेरिकन रेसलर्स को जब तुम देखते हो तो वो भी अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाते हैं, बट ग्राउंड में उन्हें अपने ओपोनेंट को ज्यादा होल्ड करना नहीं आता है। वेयरएज इसी चीज को अगर हम दागिस्तानी फाइटर लेट्स सपोज कि हबीब की बात हो रही है तो हबीब के फाइटिंग स्टाइल में हम देख सकते थे कि वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही इफेक्टिव वे से ग्राउंड में होल्ड करता था, जिधर वो अपनी लेग्स को अपने ओपोनेंट की लेग्स पर रैप करता था और उनको स्ट्रेट कर देता था, जिसकी वजह से ओपोनेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था वापस खड़ा होना। अब लेग्स को स्ट्रेट आउट करने के बाद भी एक और चीज जो हबीब करता था वो ये था कि वो अपने ओपोनेंट के हैंड को पकड़ के रखता था। पहले भी रेसलर्स ये करते थे, बट हबीब ने इस चीज को इतने इफेक्टिव वे से किया कि अब इसको नाम मिल गया है दागिस्तानी हैंडकफ। अब इसके बाद जो सेकंड रीजन है जो दागिस्तान वालों को बहुत ज्यादा फेवर करता है वो है दागिस्तान की लोकेशन। अब जनरली यूएफसी फाइटर्स अपने ट्रेनिंग कैंप में क्या करते हैं, जब भी फाइटर्स की फाइट बुक होती है तो यूजुअली फाइटर्स अपना ट्रेनिंग कैंप करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड में जाकर। अब ये चीज दागिस्तान वालों को इसलिए फेवर करती है क्योंकि दागिस्तान ऑलरेडी माउंटेन्स में है। अब हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रेनिंग इसलिए होती है क्योंकि उधर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो अगर कम ऑक्सीजन लेवल में ट्रेन करें तो फाइटर्स की कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका स्टैमिना, एंड्योरेंस ये सब इंक्रीज हो जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि मोस्टली रशियन फाइटर्स इंक्लूडिंग दागिस्तानी फाइटर्स इन सब का कार्डियो काफी अच्छा होता है। तो ऑलमोस्ट पूरे साल के लिए दागिस्तानी फाइटर्स दागिस्तान में ट्रेन करते हैं और उनकी फाइट होती है लो ऑल्टीट्यूड में, जिसकी वजह से उनके पास ज्यादा गैस टैंक होता है एज कंपेयर टू बाकी फाइटर्स। तो लोकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से दागिस्तानी फाइटर्स कभी भी रेसलिंग करते हुए ज्यादा टायर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनके टेक डाउन्स की इफेक्टिवनेस बने रहती है। तो ओवरऑल यंग एज से मिक्स मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना, अपनी रेसलिंग को इस वे से फॉर्म करना कि वो मिक्स मार्शल आर्ट्स के लिए बेस्ट हो और इसी के साथ एक्सट्रीम कंडीशंस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लव हेट की तरफ से है, जिधर उसने ये पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ ज़बीट मैगोमेडशरीपोव और उसने रिटायरमेंट क्यों ली। मेरी ओपिनियन में ज़बीट वन ऑफ द बेस्ट फाइटर था फेदरवेट डिवीजन का, और मैं ट्रूली बिलीव करता था कि वो चैंपियन जरूर से बनेगा। याइर रॉड्रिगेज और ज़बीट को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों का फाइटिंग स्टाइल समवट सिमिलर है, बट जब मैं ज़बीट की फाइट देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि उसकी फाइटिंग एबिलिटीज, उसका स्किल लेवल एक लेवल ऊपर है याइर रॉड्रिगेज से। वन ऑफ द बेस्ट फेदरवेट फाइटर, आई मीन जिस वे से वो किक्स को थ्रो करता था, पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता था, वो सारे ही बहुत अमेजिंग थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसे रिटायरमेंट लेनी पड़ी। अब ज़बीट रिटायर क्यों हुआ, तो उसकी फाइटिंग में तुमने देखा होगा कि जब फाइट थर्ड राउंड में आती थी तो वो बहुत ही ज्यादा गैस आउट होता हुआ दिखता था। तो इस चीज का ज़बीट ने खुद रीजन दिया था, जिधर उसने ये कहा था कि वो सफर कर रहा था हेल्थ प्रॉब्लम से। इसी साल की अगर हम बात करें तो इस साल रूमर्स भी आ रहे थे कि मे बी ज़बीट वापस आ जाए, बट उन रूमर्स को क्लियर करते हुए ज़बीट ने खुद ही बोल दिया कि वो वापस नहीं आ रहा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ज़बीट मैगोमेडशरीपोव को रिटायरमेंट लेने पड़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्कल क्रशर ने पूछा है, जिधर उसने मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे हैं, जिधर फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैं आंसर दे चुका हूं। तो नेक्स्ट पर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेस्ट एमएमए इक्विपमेंट्स क्या हैं। अब बेस्ट क्या है, वर्स्ट क्या है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, बट जो चीजें जो मस्ट है एमएमए के लिए और जो हर कोई अफोर्ड कर पाए, उनको अगर मैं मेंशन करूं तो हैंड रैप्स हो गए, एमएमए ग्लव्स हो गए, बॉक्सिंग ग्लव्स भी चाहिए, और बस एक बॉक्सिंग बैग हो गया जिससे कि तुम एक बेसिक एमएमए ट्रेनिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके बाद भी बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स हैं, लाइक अगर स्पारिंग कर रहे हो तो तुम्हें माउथ गार्ड चाहिए, शिन पैड चाहिए, अगर रेसलिंग कर रहे हो तो तुम्हें एक मैट चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले बेसिक चीजें लो जो हर कोई अफोर्ड कर पाए, और अगर फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा बजट है तो उसी के बाद बाकी चीजें लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट है एमएमए सप्लीमेंट्स। तो ब्रो ऐसा कोई स्पेशल एमएमए सप्लीमेंट नहीं है, बेसिक सप्लीमेंट होते हैं सारे। अगर तुम्हारी डाइट में सब कुछ कवर हो रहा है तो तुम्हें फिर सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर जब तुम कैलकुलेट कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें मिस हो रही हैं, तो बेसिक सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो एक प्रोटीन पाउडर हो गया, क्रिएटिन हो गया, और मल्टीविटामिन्स की टैबलेट्स हो गई। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो तुम्हें लेने की जरूरत है, अनलेस तुम एक प्रो हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटर सैलरी के बारे में। तो मुझे तो ऐसा कोई भी इशू नहीं लगता है फाइटर सैलरी को लेकर। आई नो कि यूएफसी को बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि वो अपने फाइटर्स को बहुत कम पे करते हैं, तो उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि यूएफसी एक बिजनेस है। जो बिजनेस की नॉलेज रखता है वो ऐसी चीजें कभी नहीं बोलेगा कि यूएफसी फाइटर्स को कम पे करती हैं। अगर यूएफसी सबको हेल्थ बेनिफिट्स देने लग पड़ी तो जितना पैसा यूएफसी एमएमए को ग्रो करने के लिए लगाती है, इतने ज्यादा स्टाफ मेंबर्स को रखती है, मोर देन 700 फाइटर्स को रोस्टर में रखा है अपने, ये सब करना इम्पॉसिबल था। मेरी ओपिनियन में यूएफसी फाइटर्स को उतना ही पे करती है जितना फाइटर्स खुद को सेल कर सकते हैं। अब केविन हॉलैंड जैसे फाइटर्स को देख लो, जो एक बहुत बड़ा स्टार नहीं है, वो ना ही ज्यादा टॉप लेवल फाइटर है, ना तो उसकी ज्यादा ट्रैश टॉक अच्छी है, उसके ज्यादा फैंस भी नहीं है, बट स्टिल वो इतना रिच कैसे है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वो रेगुलर फाइट करते रहता है, जिससे कि ये प्रूव होता है कि तुम्हें हमेशा ही ट्रैश टॉक करने की जरूरत नहीं है। इवन अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी इतनी बेस्ट नहीं है, तुम तब भी ज्यादा मनी को अर्न कर सकते हो अगर तुम रेगुलर फाइट करते रहो। तो मैं तो पूरा यूएफसी के साथ हूं। आई नो कि बहुत ज्यादा लोग यूएफसी के साथ नहीं है, जो चाहते हैं कि फाइटर्स को ज्यादा सैलरी मिले, बट अगर तुम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर यूएफसी फाइटर्स को बहुत ज्यादा सैलरी पे करती तो अभी तक यूएफसी जैसे बेलेटोर है जो ऑलमोस्ट अब फिनिश होने वाली है, सेम उसी की तरह कंडीशन अभी यूएफसी की वैसी ही होती। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इंडिया में बेस्ट एमएमए जिम्स कौन से हैं, उनकी फीस क्या है, और इंडिया से यूएफसी फाइटर कैसे बन सकते हैं। अब इंडिया में बेस्ट जिम्स कौन से हैं, इसका तो मेरे पे करेक्ट आंसर नहीं है, बट 3-4 प्लेसेस के मैंने जिम्स देखे हैं, उनमें से सबसे बेस्ट जिम्स जो मुझे लगे वो है दिल्ली में। अब फीस क्या होगी तो ये तो जिम टू जिम डिपेंड करता है, बट अगर गुड एमएमए जिम में जाओगे तो ये चीज मैं पहले बता दूं कि बजट हाई रख के चलना, क्योंकि ज्यादा मनी तो लगने वाला है। अब इंडिया से यूएफसी फाइटर कैसे बन सकते हैं, तो कोई स्पेसिफिक नॉर्म तो नहीं है, बट अभी तक जितने फाइटर्स इंडिया की तरफ से यूएफसी में गए हैं या फिर रोड टू यूएफसी खेला है, इन सब में दो चीजें कॉमन है, वो ये हैं जितना सबसे पहले तो प्रोफेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, और सेकंड चीज जो है वो है कि तुम्हें फाइट करनी होगी इंडिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, जस्ट लाइक एमएफएन। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि हबीब नूरमगोमेडोव की जिम की फीस क्या है। तो अभी तुम फोटोज देख रहे होंगे जिधर हर एक चीज अलग अलग है, जहां पर अगर तुम्हें मेंबरशिप लेनी है वो अलग है, पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है वो अलग है, या फिर तुम्हें कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है उसके रेट्स भी अलग हैं। तो हबीब की जिम की वेबसाइट में जाकर तुम सारे रेट्स को चेक कर सकते हो। अब इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस है वो थोड़े से पर्सनल लेवल पर है, जिधर विकास यादव और रोहन धनुक ने यह पूछा है कि सबसे पहली यूएफसी फाइट मैंने कौन सी देखी थी, और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 की
की मेरी प्रिडिक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले जो मैंने फाइट देखी थी उसकी डेट या फिर कौन सा इवेंट था ये तो मुझे याद नहीं है, बट सबसे पहली फाइट जो मैंने देखी थी वो थी ब्रॉक लेसनर और एलिस्टर ओवरिन की। द ओनली रीजन मैंने इस फाइट को देखा क्योंकि ब्रॉक लेसनर ये फाइट कर रहा था और उस टाइम WWE या फिर WWF जो भी था उसमें ब्रॉक लेसनर बहुत ज्यादा फेमस था। अब 2024 की मेरी प्रेडिक्शंस क्या है कि कौन सा फाइटर चैंपियन बनेगा, तो जल्दी से अगर डिवीजन वाइज देखें तो फ्लाईवेट डिवीजन में मुझे लगता है कि ब्रैंडन मोरेनो फिर से चैंपियन बनेगा। बैंटवेट डिवीजन की प्रेडिक्शन देना थोड़ा मुश्किल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मिराब दिलिशवली चैंपियन बनेगा। अब फेदरवेट डिवीजन की बात करें तो आई थिंक एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कहीं पर भी जाने नहीं वाला और नेक्स्ट ईयर भी वो इस डिवीजन का चैंपियन होगा। जैसे फेदरवेट डिवीजन वैसे ही लाइटवेट डिवीजन के इस्लाम महाचेवी इस लाइटवेट डिवीजन का चैंपियन बना रहेगा। अब वेल्टरवेट डिवीजन पर आए तो दो फाइटर्स के बीच में मेरा डाउट है, जिधर सबसे पहले तो मेरी पिक है कि नेक्स्ट ईयर शावकात राखमनोव वेल्टरवेट चैंपियन बन सकता है, बट अगर नेक्स्ट ईयर वो बेल्ट के लिए फाइट नहीं करता है तो मेरी ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल मोहम्मद नो मुझे ऐसे लगता है कि कोबी कविंगटन नेक्स्ट ईयर चैंपियन होगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि शावकात राखमनोव या फिर कोबी कविंगटन में से कोई एक चैंपियन होगा, बट मैं स्टिल ये बोलूंगा कि बिलाल मोहम्मद ही डिजर्व करता है नेक्स्ट टाइटल शॉट। अब मिडलवेट डिवीजन की बात करें तो अगर हामजा चिमाएव की शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ फाइट बुक हो जाती है तो हामजा चिमाएव के पास काफी ज्यादा चांसेस होंगे मिडलवेट डिवीजन चैंपियन बनने का, और इसीलिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर हामजा चिमाएव मिडलवेट चैंपियन होगा। अब लाइट हैवीवेट डिवीजन की बात करें तो अभी लाइट हैवीवेट डिवीजन बहुत ज्यादा फक्ड है, किसी का कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सा चैंपियन बनेगा, तो इसीलिए शॉट इन द डार्क मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर जमाल हिल अपनी बेल्ट को फिर से रिक्लेम करेगा। अब इसके बाद हैवीवेट डिवीजन की बात करें तो आई थिंक जब तक जॉन जोन्स रिटायर नहीं हो जाता वही इस डिवीजन का चैंपियन होगा। अब इसके बाद मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए कि क्या मैं खुद भी ट्रेनिंग करता हूं, और अगर मैं ट्रेन करता हूं तो मैं फिर किस चीज की ट्रेनिंग करता हूं। तो राइट नाउ अभी तो मैं MMA से रिलेटेड कुछ भी ट्रेन नहीं कर रहा। रफली मुझे कोई 2 साल हो गए बिना ट्रेन किए, बट जब मैं ट्रेन करता था तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 1 से 1.5 साल तक ट्रेन किया है, जिधर पूरा टाइम मैंने बॉक्सिंग को ही ट्रेन किया है, क्योंकि जिस जिम में मैं जाता था वो एक बॉक्सिंग जिम था। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने सिर्फ बेसिक सी ही ट्रेनिंग की है, जिधर ना तो मैंने कोई स्पारिंग की है ना कोई बॉक्सिंग फाइट की है। मैं सिर्फ जिम आके फंडामेंटल से ट्रेन करता था, बट रिस्ट इंजरी की वजह से रफली मुझे 2 साल हो गए जिम छोड़े हुए, और अब मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा है बॉडी बिल्डिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मार्क ने, जिधर उसने ये पूछा है कि चैनल बनाने के पीछे स्टोरी क्या है। तो एज सच कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी तो नहीं है, बट मुझे ऐसे लगता था कि इंडिया में UFC को लेकर बहुत ही कम चैनल्स हैं, जिधर पर्सनली मैं सिर्फ 2 चैनल्स को जानता था जो उस टाइम पर वीडियो बनाया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हिंदी कंटेंट UFC को लेकर बहुत कम है, इसीलिए चैनल स्टार्ट करने से भी पहले सिर्फ 2 दोस्त जिनको पता है कि मेरा चैनल है उनसे मैं 1 साल पहले से बात कर रहा था कि मेरा मन कर रहा है चैनल बनाने का, और फिर फाइनली मैंने 1 साल के बाद चैनल बना लिया। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, और फेस रिवील कब होगा। देखो, फेस रिवील तभी होगा जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दूंगा, जब मैं रेगुलर हो जाऊंगा लाइव स्ट्रीमिंग करने में, तभी फेस रिवील हो पाएगा, और तभी फिर इसी चीज के साथ बाकी चीजें भी रिवील हो जाएंगी। अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सबसे पहले तो मेरे पास जो कंप्यूटर है और जो लैपटॉप है वो दोनों ही बहुत ज्यादा ओल्ड है, तो डेफिनेटली स्ट्रीम लैग मारेगी और लाइव स्ट्रीमिंग की जो क्वालिटी होगी वो भी बहुत लो होगी, तो ये चीजें मैं नहीं चाहता हूं। बट इससे भी बड़ा रीजन कि मैं क्यों लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता हूं वो ये है कि अभी मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और मैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ बाहर रहता हूं, जिधर रूम्स को बनाया गया है स्टूडेंट्स के हिसाब से। तो रख लो मैं एक बड़े हॉल में रहता हूं जिधर कोई पर्सनल रूम्स या फिर पर्सनल सेपरेशंस नहीं है, तो इसीलिए मैं कोई कंफर्म डेट नहीं बोल सकता कि कब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूं, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट कर दूं। सो ये थे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। आई नो कि कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए एंड आई एम रियली सॉरी अगर तुम्हारा क्वेश्चन कवर नहीं हुआ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मे बी इस टाइप की वीडियो हर मंथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर देने में। बट नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी शॉर्ट रखूंगा, ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ऊपर है, तो इसीलिए मुझे इस वीडियो को भी काफी ज्यादा कट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ध्यान दूंगा कि मुझे वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।